हम अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर हमको किसी प्रोडक्ट को, गुड को कहीं भिजवाना रहता है, तो उसके लिए हमको ई वे बिल बनाना रहता है। ई वे बिल बनाना रहता है, अगर जो हमारी गुड्स की वैल्यू है वो 50,000 से अगर एक्सीड करती है, तो हमको ई वे बिल बनाना रहता है। ई वे बिल बनाना रहता है इन रिलेशन टू सप्लाई। अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो ई वे बिल बनेगा। अगर हम सेल रिटर्न हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, मतलब हमने सप्लाई किया और वापस आ रहा है, तो उसके लिए भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। और अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को भेज रहे हैं तो भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। कुछ केसेस है जहां पर ई वे बिल अगर 50,000 रुपए से कम की भी वैल्यू रहेगी अगर बिल की, तो भी ई वे बिल बनाना रहेगा। उसमें एक सबसे पहले, अगर एक प्रिंसिपल प्लेस से जॉब वर्क प्लेस पे अगर हम गुड भेज रहे हैं, तो उसके लिए ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। और अगर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स हो रहा है, जो कि जीएसटी से एग्जम्प्ट कर दिया गया है, अगर वो भी हो रहा है और वैल्यू 50,000 से कम है, तो हमको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अगर हमने ई वे बिल, जैसे हमारी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है और हम ई वे बिल नहीं बनाए, तो हम पे पेनल्टी लगती है 10,000 की। अगर कहीं ऑफिसर पकड़ लेता है तो 10,000 की पेनल्टी लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो टैक्स है उसका 100%, अगर हम एग्री कर देते हैं तो टैक्स का 100% भी पे करना रह सकता है। और अगर हम डिसएग्री करते हैं तो कई बार 50% वाली भी आ जाती है। उसके बाद किस किस को ई वे बिल बनाना पड़ सकता है? रुक जा रुक जा रुक रजिस्टर्ड जा रुक जा पर्सन। रुक जा हाँ रुक भैया। जा रुक जा रुक जा। ये जो तू 10,000 रुपये बोल रहा है वो ऐसा नहीं है। 10,000 रुपये पेनल्टी, देखो अभी ई वे बिल के प्रोविजन में पेनल्टी प्रोविजन तूने बता दिया, तो मैं डायरेक्ट बता दूं, सेक्शन 129 ये कहता है कि इन केस आप ई वे बिल, जैसे तूने ये कहा कि इस गुड्स के ऊपर कंपलसरी हैंडीक्राफ्ट एग्जम्प्ट भी है, ठीक है, जी भैया। तब भी अगर इसका ई वे बिल नहीं बना है तो गलत, गुड्स पे तो टैक्स लग ही नहीं सकता क्योंकि एग्जम्प्ट है। हाँ। तो वहां पेनल्टी लग सकती है इस तरह की। ये वाली बात है कि 25,000 रुपए तक मैक्सिमम वो लगा सकते, ठीक है, 129 में। और अदरवाइज तो ये लिखा है उन्होंने कि इफ एनी, कोई भी अगर जैसे कंसाइनर और कंसाइन जो मालिक आ जाएगा, तो गुड्स की वैल्यू का जो टैक्स है उसके टाइम पेनल्टी, वन टाइम टैक्स वन टाइम पेनल्टी, ये प्रोविजन है। अदरवाइज ट्रांसपोर्टर आता है तो गुड्स की 50% तक की पेनल्टी प्रोविजन है। अब जो एक इस बजट में अमेंडमेंट ये जरूर कर दिया उन्होंने कि अब चूंकि ये झगड़ा चल रहा था, लोग ये कह रहे थे कि भाई हमने तो बिल पक्का था, मेरा सब काम सही था, कोई गलती हो गई ईवे बिल में, तो जब ईवे बिल में मेरे से गलती हो गई है किसी भी कारण से, कोई भी मिस्टेक की वजह से, तो आप टैक्स कैसे ले सकते हो डबल? भाई यहाँ ले दिया, तो अब उस उन्होंने क्या चेंज कर लिया उसमें कि अब टैक्स को तो हटा दिया और कह दिया पेनल्टी 2 टाइम्स। मतलब क्या हुआ कि पहले 100 रुपए टैक्स और 100 पेनल्टी लगती थी, अब उन्होंने कहा ठीक है टैक्स तो आप अलग रख दो, आप पेनल्टी हमको 200 रुपए दे दो, सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर एक अमेंडमेंट नहीं। इसमें और है कि एक सर्कुलर है सीबीएसई का कि 2 डिजिट या कोई गाड़ी नंबर लिखने की वजह से कोई गलती, तो 1,000 रुपए या 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है, जिसको हम टोकन पेनल्टी एक तरह से कह सकते हाँ हैं। हाँ। कंटिन्यू आगे। हाँ भैया, मैंने ये पेनल्टी प्रोविजन ये आगे। लिखे हुए हैं। और तूने एक बात हाँ इसमें ये भी कही है कि इसमें ये कि ईबे बिल जब कब बनाना होता है जरूर, वहां पे तूने एक बात थोड़ी सी स्लिप करी, जब भी कोई गुड्स का मूवमेंट होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए ऑन ओके। कैरिज, को सामान किस पे लदा होना चाहिए। ट्रक है, खुद ट्रक चल के जाएगा, उसमें कोई सामान नहीं लदा तो कभी पेनल्टी नहीं लगेगी। ट्रक के ऊपर ट्रक रख दी तो उस ट्रक जो लदी हुई है उस पर पेनल्टी लग सकती है। मतलब माल रखना कहीं ना और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। खाली ट्रक जैसे चल रहा तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। चलो आगे। कौन कौन ई वे बिल बना सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन भी बना सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन भी बना सकता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन, जैसे अगर वो रजिस्टर नहीं होता है, तो ई वे बिल पोर्टल पे जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पर एक पॉइंट दे रखा है जहां पर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी रजिस्टर हो सकता है। और अगर आरसीएम का केस आ रहा है जहां पर जो सप्लायर है वो तो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन जो बायर है वो रजिस्टर्ड है, तो बायर को ई वे बिल बनाना पड़ेगा इस केस में। और एक अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर जो रहता है वो उसको एक ट्रांसपोर्टर आईडी दे दी जाएगी ई वे बिल बनाने के लिए। ई वे बिल बनाने के लिए उसको एक आईडी दे दी जाएगी। उसके बाद ये मैंने केस दे रखा है, जैसे अगर सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों रजिस्टर हो तो ई वे बिल कोई भी बना सकता है, सप्लायर भी बना सकता है, रिसिपिएंट भी बना सकता है। अगर सप्लायर रजिस्टर है और रिसिपिएंट अनरजिस्टर है तो ई वे बिल बना सकता है सप्लायर, क्योंकि रिसिपिएंट जो है वो तो अनरजिस्टर्ड है, इसलिए सप्लायर को बनाना पड़ेगा। और अगर केस हुआ कि सप्लायर अनरजिस्टर है और रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर है, तो रिसिपिएंट को ई वे बिल बनाना पड़ेगा। और अगर कोई केस ऐसा हो गया जहां पर सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों अनरजिस्टर है और वो किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू गुड्स भिजवा रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्टर है उसको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर यही केसेस उसी को बताया गया है
जैसे कि रजिस्टर्ड पर्सन को ईवे बिल बनाना पड़ेगा। ईवे बिल दो पार्ट में आता है, उसका एक पार्ट होता है पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट बी में हमारी डिटेल, पार्ट ए में जितना जो हमारी जीएसटी नंबर डिटेल जाती है गुड्स की, उसका एचएसएन, उसकी सारी चीजें। और पार्ट बी में जाता है हमारा जो भी ट्रांसपोर्टर है उसकी सारी डिटेल्स जाती है, गाड़ी का नंबर, ट्रांसपोर्टर कौन है, ये सारी चीजें। तो हर रजिस्टर्ड पर्सन को बनाना पड़ता है, पार्ट ए फिल करना पड़ता है बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन किसी कंसाइनर या कंसाइनी के थ्रू भेज रहा है और खुद की गाड़ी से भेज रहा है, तो उसको पार्ट बी भी तभी फिल करना पड़ेगा जो कि जीएसटी EWB 01 में आता है। ये फॉर्म है जीएसटी EWB 01, उसका पार्ट भी फिल करना पड़ेगा। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन कंसाइनर या कंसाइनी और गुड्स ट्रांसपोर्टर को दिए जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टर भी ईवे बिल बना सकता है और ट्रांसपोर्टर पार्ट भी फिल करेगा इसका। और अगर ट्रांसपोर्टर खुद ही मतलब ट्रांसपोर्टर के थ्रू भिजवा रहे हैं, दोनों अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर और रेसिपिएंट है, तो बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स बनेगा। और जो ईवे बिल है वो इन्फॉर्मेशन जो कि पार्ट ए में शेयर होगी उस हिसाब से ईवे बिल बना दिया जाएगा। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में और रेसिपिएंट रजिस्टर है, तो कंप्लायंस रेसिपिएंट को करना पड़ेगा। और इसमें एक बात ये बोली गई है, अगर गुड्स जो है मतलब जो हमारा किलोमीटर्स है वो 50 किलोमीटर्स या लेस है और विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, तो पार्ट बी में डिटेल्स भरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद आ जाता है अगर ट्रांसपोर्टर्स जो है वो गुड्स बाय रोड, एयर, रेल या किसी के थ्रू भेज रहे हैं, तो उनको ईवे बिल जो है वो ईवे बिल जनरेट करने की सप्लायर को जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, एक सेकंड, सॉरी, सप्लायर, हाँ, अगर सप्लायर अगर ईवे बिल जनरेट नहीं करता है तो ट्रांसपोर्टर को करना पड़ेगा ये। और पार्ट भी इसमें फिल करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये कुछ केसेस है जहां पर ईवे बिल रिक्वायर्ड नहीं होता है, जैसे कि कोई ऐसा व्हीकल जो नॉन मोटर व्हीकल हो, जैसे कि घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सारी चीजें। उसके बाद अगर कस्टम पोर्ट से, एयरपोर्ट से एयर कार्गो या किसी चीज से आ रहा है तो उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड्स अगर कस्टम सुपरविजन या कस्टम सील के अंडर में आ रहा है तो उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ट्रांजिट कार्गो ट्रांसपोर्ट हो रहा है नेपाल या भूटान से, तो उसमें ईवे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ केसेस दे रखे हैं, 11 के, और गवर्नमेंट और कुछ स्पेसिफाई कर सकती है। उसके बाद आता है कि ईवे बिल, सुन, इसमें टैक्स फ्री गुड्स भी कहा है एक दो आइटम को छोड़ के, फिर एलपीजी वगैरह भी कहा है, ठीक है, टैक्स फ्री गुड्स पे भी नहीं है, ठीक है, आगे। हाँ, इसके बाद ईवे बिल कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, तो ईवे बिल अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गोज है, मतलब शिप्स वगैरह है, अदर देन शिप्स वगैरह है, तो अगर लेस देन 100 किलोमीटर से तो 1 दिन, और 100 किलोमीटर से अगर कुछ भी ज्यादा हुआ, जैसे 102 किलोमीटर भी हुआ, तो एडिशनल एक और दिन हो जाएगा, मतलब उसकी वैलिडिटी 2 दिन रह जाएगी। और अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है, ओवर डायमेंशनल कार्गो क्योंकि वाटर पे चलते हैं और वो हैवी बहुत रहते हैं, तो इस वजह से उनका जो है वो लेस देन 20 किलोमीटर है। तो अगर वो मतलब एक दिन में ये माना जाता है कि वो 20 किलोमीटर कवर करेंगे, तो अगर 20 किलोमीटर और पार्ट भी ज्यादा होता है तो एक और दिन ऐड कर दिया जाएगा, जैसे कि अगर 24 किलोमीटर भी हुआ तो 2 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद एक ईवे बिल को हम कैंसिल कर, हाँ भैया, इसमें जो 100 के रहा उसको 200 कर दिया, अमेंडमेंट आ गया क्या, मतलब मैंने हाँ जो देखा अमेंडमेंट था आ गया, 200 जनरल, हो गया, 200 हो गया। ओके भैया, ये हुआ है, ये मान के चल अभी जनवरी में ही तो हुआ, जनवरी या अक्टूबर में, ये जो एक दिन का तू 100 किलोमीटर कह रहा वो 200 हो गया, ठीक है, तो इसीलिए चक्कर 200 तो यही, किलोमीटर है। हाँ अब क्या चक्कर यही तो चल रहा है कि टाइम कम मिलता है, ये विरोध चल रहा है ट्रांसपोर्टर का, तो बहुत जल्दी ईवे बिल वो हो रहा है, टाइम लिमिट और हो रही ईवे है। बिल को हम ईवे बिल की जो वैलिडिटी है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं ड्यू टू रीजंस। जैसे कि अभी विवेक एक केस कर रहा था जिसमें वो भैया से पूछ रहा था, एक कोई ईवे बिल था जो पानी आ गया था बहुत ज्यादा, इस वजह से ईवे बिल लेट हो गया था और उन्होंने ईवे बिल को एक्सटेंड नहीं किया था, बट वो एक्सटेंड हो सकता है। या तो ईवे बिल जो उसकी वैलिडिटी है उसके 4 घंटे पहले उसको कर दो या 4 घंटे बाद तक, मतलब 8 घंटे का टाइम रहता है, उसमें ईवे बिल एक्सटेंड हो सकता है। उसके एक्सटेंड करने के लिए भी ईवे बिल पे पोर्टल पे एक अलग से कॉलम दिया हुआ रहता है। और ईवे बिल को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ईवे बिल कैंसिल हो सकता है 24 आवर्स में। ईवे बिल बना है उसके 24 घंटे में कैंसिल हो सकता है, बट अगर किसी ऑफिसर ने उस गाड़ी को चेक कर लिया तो उसके बाद वो ईवे बिल कैंसिल नहीं हो सकता है, भले वो 24 आवर्स में भी हम कैंसिल करना चाहें।
तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि किसी ऑफिसर ने उसको चेक कर लिया है। उसके बाद आता है रिजेक्शन ऑफ ईवे बिल। जैसे किसी पार्टी ने मेरे ऊपर ईवे बिल बनाया तो मेरे पास 72 आवर्स रहेंगे, मैं उस ईवे बिल को रिजेक्ट कर सकता हूँ। और अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, मतलब मैंने पोर्टल पे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, तो वो ईवे बिल को मान लिया जाएगा कि वो एक्सेप्ट हो गया है। और उसके बाद एक पेनल्टी प्रोविजन है। जब भी हम ईवे बिल बनाते हैं हमको बहुत ध्यान से बनाना रहता है, क्योंकि ईवे बिल में अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो कई बार 500 रुपए, 1000 रुपए की पेनल्टी लग जाती है। जैसे कि अगर हम नाम लिख रहे हैं कंसाइनर का या कंसाइनी का, और उसके नाम में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, तो हमको पेनल्टी लग जाएगी, भले ही उसका जीएसटीआईएन नंबर हम सही लिखे हैं। या फिर हमने पिन कोड में कोई एरर कर दिया है, मगर जो एड्रेस है वो भले ही सही भी डाला हो, और पिन कोड में कोई एरर कर दिया हो, तो भी ईवे बिल में पेनल्टी लग जाएगी। और अगर हमने एड्रेस में कोई गलती कर दी है लोकलिटी केस में, तो भी पेनल्टी लग सकती है। और अगर हमने जो डॉक्यूमेंट का नंबर है उसमें 1 या 2 डिजिट में कोई गलती हो गई है ईवे बिल बनाने के टाइम पे, तो भी पेनल्टी के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। और जो एचएसएन कई बार 4 या 6 डिजिट का हमको ईवे बिल पे कोड करना रहता है, और अगर हमने वो ईवे बिल पे कोड गलत कर दिया है, या कुछ गलती हो गई है उसमें, या फिर रेट ऑफ टैक्स मेंशन जो हुई है वो उसमें भी थोड़ा सा भी मिसमैच आ रहा है, तो पेनल्टी के प्रोविजन है। और अगर हमने एचएसएन गलत बनाया है लेकिन टैक्स रेट सही मेंशन कर दिया है, तो भी पेनल्टी के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। और व्हीकल नंबर भी गलत डल गया थोड़ा सा भी, तो भी पेनल्टी के प्रोविजन अप्लीकेबल है। उसके बाद ये एक छोटा सा चार्ट है जिसमें बताया गया है कि ईवे बिल कब कैसे बनाना रहेगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या मूवमेंट ऑफ गुड्स है? अगर हाँ, तो क्या गुड्स एग्जम्प्ट है? अगर एग्जम्प्ट नहीं है तो इंटरस्टेट या आउट ऑफ इंडिया हो रहे हैं? अगर हाँ इंटरस्टेट या आउट ऑफ इंडिया है, क्या वो हैंडीक्राफ्ट या जॉब वर्क के लिए जा रहे हैं? अगर नहीं, तो क्या उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है? अगर हाँ 50,000 से ज्यादा है तो हमको ईवे बिल बनाना पड़ेगा और पार्ट ए को फिल करना पड़ेगा उसी टाइम पे। और अगर जो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस 50,000 से कम है तो पार्ट बी को फिल करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद सेम अगर क्वेश्चन आता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स है ही नहीं तो ईवे बिल तो बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गुड्स एग्जम्प्ट रहता है, जो गुड्स एग्जम्प्ट रहता है उसमें भी ईवे बिल नहीं बनता है। और अगर स्टेट ने नोटिफाई कर दिया है कि ईवे बिल इंट्रा स्टेट के लिए नहीं बनेगा, तो भी ईवे बिल की कोई जरूरत नहीं रहेगी। और अगर वैल्यू 50,000 से कम है तो भी ईवे बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भैया कोई किसी को कोई क्वेश्चन? तो इसमें ऐसा है कि हर स्टेट ने अपने अपने यहाँ नोटिफिकेशन निकाले कि उनको किस तरह से ईवे बिल, तो अपने एमपी में कुछ ऐसे हैं, कम से कम मैं मानूंगा 100 आइटम होंगे जिसको 12 नंबर ऑफ आइटम्स लिखे उन्होंने, एचएसएन लिखे हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि गुड्स का स्टेट टू स्टेट जब भी मूवमेंट होगा तो डिस्ट्रिक्ट चेंज होने पे लगेगा। हर स्टेट ने अपने अपने निकाले हैं, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट चेंज होने के ऊपर लगते हैं। जैसे आयरन स्टील हो गया, ऑयल हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे टाइल्स वाले आइटम हो गए। अरे भैया म्यूट पे चले गए यार। हेलो भैया आप म्यूट पे नहीं, वापस। म्यूट हो गए थे आप। या फिर से बोलो। भैया आप म्यूट पे ही हो अभी भी। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही अब आएगी। हाँ अब बोलो। आई आई की नहीं है अब अब आई अब आई। आ गया। चेंज होने पे, डिस्ट्रिक्ट चेंज होने के ऊपर उन्होंने करा है। वो हर स्टेट ने अपना अपना एक सर्कुलर निकाल रखा है, स्टेट टू स्टेट के अंदर चेंज होने पे। तो अपने यहाँ जो आइटम बताए हैं उसके ऊपर है। और ये जो 1,000 रुपए की जो पेनल्टी तू कह रहा है, ये स्पेसिफिक केस है। सीबीएसई का एक नोटिफिकेशन उसमें का इस तरह की गलती है तो ही ये प्रोविजन चलेगा, अदरवाइज आपको नहीं नॉर्मल चलेगा। प्रोविजन चलेंगे। मैंने पहले बताया ये बहुत स्पेसिफिक प्रोविजन है। जैसे गाड़ी नंबर में MP 07778 है तो पता लगा 87 लिख दिया, 77 87, 7 आगे पीछे हो गया, तो एक्ट के अनुसार तो पेनल्टी लगना चाहिए। पर फिर बाद में बहुत इस तरह की प्रोविजन आए। बिल नंबर 1112 था तो 1112 को जगह 1212 लिखा गया। कहीं छोटी छोटी सी गलतियां होती जो बहुत माइनर सी होती मिस्टेक। पिन कोड 45201 होने की जगह 45200 ही लिखा गया, क्योंकि पिन कोड के पीछे उनका उद्देश्य है कि इस पिन कोड से वो दूरी लेता है, ऑटो फील्ड वो आ जाती है।
और पार्ट बी को लेके ये कहा कंसाइनर, कंसाइनी या ट्रांसपोर्टर कोई भी इशू, जब मूवमेंट्स गुड्स का हो रहा तब से ही उसकी वैलिडिटी चालू होती है। पार्ट बी जनरेट होने से, पार्ट ए जनरेट होने से वैलिडिटी नहीं होती। जो अपन कहते हैं ना दूरी, तो दूरी तब से ही होगी जब पार्ट बी जनरेट होगा। पार्ट बी जनरेट होना भी बहुत कंपलसरी पार्ट है ईवे बिल के अंदर, जब कोई मूवमेंट हो रहा हो। और जब भी हम बढ़ाना चाहें बिल्कुल हम बढ़ा सकते हैं, कितने दिन के लिए बढ़ा सकते हैं, टाइम का ध्यान रखें, आप बढ़ा सकते हैं। कभी कभी गाड़ी खराब हो जाए तो गाड़ी नंबर भी बदल सकते हैं। गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी खराब हो गई तो दूसरी गाड़ी में तो गाड़ी नंबर भी बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सारी फैसिलिटीज है। गुड्स रजिस्टर्ड ऑफिस आपका यहाँ है इंदौर में, फैक्ट्री पीथमपुर में। आप चाहते हैं कि भाई माल तो वहीं जाएगा ना, तो वो ऑटो फील्ड आता है, वहां आप चेंज कर सकते हैं बिल टू शिप टू में। ये सारे प्रोविजन, मतलब बहुत सारे प्रोविजन, कभी एक बार खोलो पोर्टल को देखो तो बहुत सारे प्रोविजन है, जिससे सुविधाएं सब है। बस ध्यान से काम करे तो वहां पे ईवे बिल में फेवरेट्स करके भी अपने सारे सप्लायर के नाम आप ऐड कर सकते, जिससे बार बार आपको ऐड ना करना पड़े। वो सब फैसिलिटी उन्होंने दे रखी है अपने टेली। ये तो सॉफ्टवेयर में अपन एक बार अकाउंट खोल करो सौरभ। ये सौरभ, इवेबिल की साइट है, ये इवेबिल का पूरा ये साइट है, ये होम पेज है। इवेबिल की साइट अगर आपको खोलनी है तो ये साइट रहेगी। मैं बता आई देता नहीं, हूँ, ये स्क्रीन पे नहीं आई। इवेबिल नहीं आई, एक सेकंड। नहीं, एक सेकंड भैया, मैं वापस चलो तब तक मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसका उत्तर देना मेरे को। मैंने रॉ कॉटन महाराष्ट्र से परचेज करा, मैं इंदौर में रजिस्टर्ड हूँ, ईवे बिल कौन बनाएगा? भैया अपन लोग बनाएंगे ईवे बिल, क्योंकि रॉ कॉटन वाला वो एग्जाम आ जाता है। अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है तो अपने को बनाना पड़ेगा ईवे बिल, और या फिर या फिर ट्रांसपोर्टर बनाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ रजिस्टर्ड डीलर हूँ, मैंने वहाँ एक फार्मर के पास से रॉ कॉटन परचेज कर लिया महाराष्ट्र में। तो भैया ट्रांसपोर्टर बनाएगा, जो ट्रांसपोर्टर ला रहा है अगर वो रजिस्टर, वो ट्रांसपोर्टर। नहीं नहीं, रिसीवर बनाएगा। तेरी वही वाली लाइन का उत्तर है यहाँ पे। जो आरसीएम के अंदर रॉ कॉटन पे आरसीएम है, आरसीएम जब लग गया तो रिसीवर में हुआ, तो फार्मर की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि फार्मर रजिस्टर्ड ही नहीं। अगर फार्मर रजिस्टर्ड नहीं तो आरसीएम की मेरे पे लायबिलिटी है, तो रॉ कॉटन पे मुझे बनाना पड़ेगा। रिसीवर को ईवे बिल इनवर्ट सप्लाई का बनेगा। चलो आगे बता बेटा। ये ईवे बिल का पूरा पोर्टल है। यहाँ पर ये ईवे बिल का ये होम पेज है पूरा। इसमें यहाँ पर लॉज है, अगर कुछ रूल्स वगैरह पढ़ने, कोई फॉर्म, ये ईवे बिल 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरे होते हैं। नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स वो सारे आ जाते हैं। यहाँ हेल्प डेस्क है पूरी। उसके बाद ये सर्च है, अगर किसी टैक्स पेयर को हमको सर्च करना है, किसी ट्रांसपोर्टर को सर्च करना है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को चेक करना है, किसी पिन कोड को चेक करना है कि पिन कोड सही है, या फिर पिन टू पिन डिस्टेंस, जैसे कि एक सेकंड, जैसे मैंने एक पिन कोड डाला 452005, एक कोई पिन कोड बता दो ना भैया। 45201 डाल दे इंदौर का, एक भोपाल डाल दे, इंदौर डाल दे। जैसे मैंने ये एक पिन कोड से दूसरे पिन कोड में डाला, नहीं 452551 डाल, अंजड़ का डाल दे। 45225 451556। एक सेकंड ऋतिक भाई, वापस बोलो। 451556 451556 556। जैसे ये मैंने डाला। हाँ भैया, हेलो। हाँ हाँ चल। चलो यही पिन है। जैसे अपन ने पहले वाला ये जो पिन था 452005 वही वाला बता देता हूँ, और ये 452001, इन दोनों पिन का जो डिस्टेंस है 9 किलोमीटर है। तो मतलब ये ईवे बिल अगर मैं बनाऊंगा तो वो एक दिन के लिए वैलिड रहेगा। अगर मेरे को पिन से चेक करना है कि
क्या डिस्टेंस रहेगा तो वो भी चेक कर सकता हूँ मैं, मतलब मेरा मेन पॉइंट ये था इसको बताने का। जैसे अगर मेरे को चेक करना रहेगा तो लॉगिन का तो इसमें ये भी इसके बनाना बाद कब है, मतलब मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले या स्टार्ट होने की कितनी पहले? नहीं, हाँ। सुन मैं बताता हूँ। पार्ट ए जैसे आपने कहा कि भाई मेरा बिल बन गया, ये बन गया, तो आप देखो जब भी ईवे बिल बनाने की बात, तो जब गुड्स का मूवमेंट हो, पहली बात आप बिल बना लिया और माल फैक्ट्री में रखा, कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन आप माल को करो और आप चाहते हो कि यार मेरे को बनाना है, मैं बाद में क्यों लॉग इन करूंगा, तो आप उसी वक्त बना लो पार्ट ए। पार्ट बी तब है जब गुड्स का मूवमेंट हो। जब पार्ट ए बनाते हैं तो पार्ट ए के ऊपर बिल्कुल लिखा रहता है नॉट फॉर वैलिड फॉर एनी मूवमेंट। वो मूवमेंट के लिए वैलिड नहीं है, वो सिर्फ एक बना ली जानकारी। अगर उसको आपने आगे नहीं बढ़ाया, पार्ट बी नहीं भरा, तो ये बिल ये माना जाएगा कि इस गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ। ये आर्ग्यूमेंट आप कभी डिपार्टमेंट में कर सकते हो कि साहब ये गुड्स का मैंने मूवमेंट नहीं करा है। पार्ट बी जैसे होगा तब उसका पूरा जनरेशन होगा और वहीं से वैलिडेशन चालू होगा। गाड़ी के जैसे मूवमेंट हुआ, गाड़ी पे लदा माल, तब आपको उसका पार्ट बी जनरेट करना है। इसके आगे पिन टू पिन डिस्टेंस मैंने बता दिया। एक ही नोटिफिकेशन अगर कोई आए ये ईवे बिल का, और अगर अपडेट ब्लॉक स्टेटस देखना, अगर किसी रीजन से हमारा स्टेटस ब्लॉक कर दिया जाए तो उसका क्या वो स्टेटस रहेगा, वो यहाँ से पता चलेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, जो मैं बोल रहा था कि एक अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को ईवे बिल में रजिस्ट्रेशन चाहिए तो वो करता है ईवे बिल फॉर सिटीजन, इस पे वो जाके रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और नॉर्मल जो टैक्स पेयर है वो इस पे जाके करा सकता है। और अगर मैं लॉग इन करने जाऊँ, यहाँ से मैं लॉग इन करता हूँ, अपनी एक पार्टी है, ये हमेशा जब भी लॉगिन करते तो एक बार ईवे बिल बताता है कि आपको चेंज करना है कि नहीं पासवर्ड। तो यूजुअली हम पासवर्ड चेंज नहीं करते, कभी करना हो तो कर देना। उसके बाद उसको एग्जिट करके ये पूरा ये पोर्टल का खुल जाता है। यहाँ पर ईवे बिल अगर हमको जनरेट करना है तो यहाँ पर हम जनरेट न्यू पे जाएंगे, ये पूरा ये खुल गया। यहाँ पर हम टैक्स इनवॉइस चेक करेंगे कि हमको टैक्स डॉक्यूमेंट बताएंगे कि वो टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं, हम बिल ऑफ सप्लाई बना रहे हैं। यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट टाइप आएगा, डॉक्यूमेंट का नंबर आ जाएगा, जो भी बिल नंबर है उस डॉक्यूमेंट की डेट आ जाएगी, टैक्स पेयर क्या है, रेगुलर है, कंपोजिशन है, बिल टू। इसके बाद हम बताएंगे बिल टू शिप टू या बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। ये कंसेप्ट होता है कि बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम मतलब बिल एक पार्टी से बना है मगर डिस्पैच किसी और पार्टी को होगा। जैसे कि भैया बिल बना रहे हैं, भैया और शुभम भैया के बीच में बात हुई है, बिल बनाए बट वो डिस्पैच होगा मेरे पास, तो उसमें हम जाते हैं बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम में। और अगर हमको बिल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या 3 का है, जैसे बिल टू शिप टू भी है, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम भी है, तो उसके लिए भी हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ये बालाजी मेटल्स, ये तो जो फर्म है उसका ये पूरा आ गया। अब जिस पार्टी का मेरे को बनाना है मैं वहां पे इसका नाम लिखूंगा, उसका जीएसटीआई नंबर, किस स्टेट में वो रजिस्टर्ड है, उसका एड्रेस, उसका प्लेस, उसका पिन कोड। मैं पिन कोड डालूंगा, वैसे ही वहां पर पूरा वो डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद मैं प्रोडक्ट का नेम डालूंगा, वही प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि ये पार्टी मेटल में डील करती है तो इसका जो भी मेटल का रहेगा उसका HSN, उसकी क्वांटिटी, उसकी यूनिट, अगर वो केजीज में है, नंबर्स में है, बॉटल्स में है, जो भी रहेगा उसकी टैक्सेबल वैल्यू आएगी। यहाँ पर रेट हम सिलेक्ट करते टाइम हम लोगों को बहुत ध्यान रखना रहेगा। उसके बाद ये पूरा वो ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। इसके बाद ये पार्ट बी होता है, ये जो रहता है ना, ये भैया बता रहे थे, ये पार्ट बी होता है। यहाँ पर ये जैसे ही हो गया उसके बाद इसको सबमिट किया तो आपका ईवे बिल बन जाएगा। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का नेम आता है, उसकी आईडी आती है, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस जो है वो ये पूरा ऑटो कैलकुलेट होके आता है पिन टू पिन से। जैसे हमने वहां पर चेक किया था ना, पिन करके वो 9 किलोमीटर आ रहा था, वैसे ये पूरा डिस्टेंस चेक हो जाता है। अब इसमें इसके बाद ईवे बिल में भर दिया, एक पार्ट भी भर दिया अपन ने, तो जिसे हाँ भैया आ गया डिस्टेंस आ गया कि भैया एक दिन में वो पहुंच जाना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंच पाता है तो फिर अपने को उसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा, कभी नहीं पहुंच पाया एक दिन में और बाद में पहुंचेगा। हाँ, तो एक्सटेंड कराना पड़ेगा भैया, क्योंकि अगर कहीं पर भी किसी ऑफिसर ने रोक लिया तो वो उसके पास राइट रहता है कि वो गुड्स को अपने कब्जे में भी ले ले। अच्छा, ठीक है। और जो ईवे बिल रहता है ना, वो कई बार हम बल्क में भी, जैसे ट्रांसपोर्टर के लिए रहता है ये, वो ईवे बिल जो है वो बल्क में भी जनरेट कर सकता है, मतलब एक ईवे 2-3 ईवे बिल साथ में भी जनरेट कर सकता है।
उसके बाद एक इसके बाद ही ईवे बिल में आती है चीजें, ये अपडेट पार्ट बी व्हीकल का अगर आपको अपडेट करना है, मल्टी व्हीकल पे जाना है, उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड करने के लिए, जैसे वो बात हुई थी ना भैया, आप बोल रहे थे, ये यहाँ पर आता है। यहाँ पर आप ईवे बिल का नंबर जो आएगा वो डालेंगे, गो करेंगे तो उसकी वैलिडिटी के बारे में आप एक्सटेंड के लिए वो कुछ रीजंस पूछेगा, वो आप बता के कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहीं पर ये वाली चीजें, अपडेट ईवे बिल ट्रांस बल्क में करना है। अगर आपको ईवे बिल कैंसिल करना है तो आप ईवे बिल आपका कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर ईवे बिल का नंबर डालेंगे और ईवे बिल कैंसिल कर सकते हैं, वो रीजंस वगैरह पूछेगा उससे। और ईवे बिल में एक फैसिलिटी ये दी गई है ट्रांसपोर्टर को कि वो कंसोलिडेटेड ईवे बिल भी बना सकता है, मतलब कि 3-4 ईवे बिल का साथ में 3-4 अलग अलग लोगों का ले जा रहा है। कई बार ऐसा होता है ट्रांसपोर्टर के पास एक ही जगह जाना है और 3 अलग अलग लोगों का माल ले जाना है, तो वो ईवे बिल को जो है वो बल्क ईवे बिल या कंसोलिडेटेड ईवे बिल भी जनरेट कर सकता है। उसमें उसको ईवे बिल, एक ईवे बिल का नंबर डालना पड़ेगा, उस ईवे बिल की डेट, जनरेट किसने किया था, उसकी इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर, उसका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस अमाउंट, सोर्स क्या है उसका, और ये कब तक वैलिड था, ये सारी चीजें डाल के वो एक बल्क या कंसोलिडेटेड ईवे बिल भी जनरेट कर सकता है। ये वाली सारी चीजें आएगी। और प्रिंट करना हो तो प्रिंट, जैसे मैंने बताया था, अगर मेरा कोई ऐसे ईवे बिल बन गया है, किसी पार्टी ने बना दिया है और वो मुझे 72 घंटे के अंदर में रिजेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर रिजेक्ट कर सकता हूँ ईवे बिल जो कि जनरेट हो गया है। उसके अलावा ये रिपोर्ट्स आती है, यहाँ पर रिपोर्ट्स में सबसे पहले आती है माई ईवीबी रिपोर्ट्स। इसमें मेरी क्या क्या आउटवर्ड सप्लाई हुई है, क्या इनवर्ड सप्लाई हुई है, CEWB एक होता है वो जनरेट क्या हुआ है, कितने मैंने ईवे बिल कैंसिल किए हैं, कितने ईवे बिल मैंने रिजेक्ट किए हैं, मैंने कितने असाइन किए ट्रांसपोर्टर को, कितने पेंडिंग है। जैसे कि भैया ने बताया कहीं पार्ट ए फिल करके रख देते कि बार बार ना करना पड़े और पार्ट भी भरना बाकी रहता है, तो उसका वो यहाँ पर आ जाते सारे की जितने भी ईवे बिल है वो पेंडिंग है पार्ट भी भरने के लिए। उसमें ये पूरी डेट्स वगैरह ये डालनी रहती है। और जो भैया बता रहे थे ना कि मास्टर क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे टैली में होता है वैसे ही है, मैं किसी प्रोडक्ट का मास्टर क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि एक ही प्रोडक्ट में मैं बार बार डील कर रहा हूँ, ये बालाजी मेटल से, इनका मेटल का बहुत ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट मेरा चढ़ा सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट का नाम है, इतनी यूनिट में जाता है, इसका डिस्क्रिप्शन यही है, HSN कोड ये है, और उस पर यह टैक्स रेट लगती है। तो वो बार बार मुझे डालना नहीं पड़ेगा, मैं सीधे सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं ऐसे किसी क्लाइंट का बना सकता हूँ, किसी सप्लायर का भी बना सकता हूँ, किसी ट्रांसपोर्टर का भी बना सकता हूँ, और बल्क में भी अपलोड कर सकता हूँ। वैसे ही एक यूजर मैनेजमेंट दिया गया है, क्रिएट सब यूजर। जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी की बहुत सारी ब्रांचेस होती है और अलग अलग ब्रांचेस से बनाना रहता है, तो मैं सब यूजर क्रिएट कर सकता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि किस जगह से मेरा ये वाला ईवे बिल बना हुआ है ना भैया? हेलो भैया, नहीं है क्या? क्या कहा है भैया? भैया म्यूट पे है, ठीक था, भैया है म्यूट पे। कंटिन्यू कर ले, बाद में पूछ ले। चलो, और ये ईवे बिल पे रजिस्ट्रेशन SMS से भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, मोबाइल के थ्रू भी हो सकता है। एक ये नया GSP आया है कुछ, और एक API आया है। और अगर जैसे मुझे कुछ अपडेट करवाना है तो मैं ये ट्रांसपोर्टर या टैक्स पेयर और मैं GSTN फ्रॉम CP ये मैं अपडेट करा सकता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो गाड़ी है वो किसी डिटेक्ट कर ली जाती है किसी ऑफिसर के द्वारा, तो ये मैं ईवे बिल का नंबर डालता हूँ, कई ऑफिसर पकड़ लेता है तो उससे मैं ग्रीवांस डाल सकता हूँ। उसके बाद एक पोर्टल पे एक ये चीज दी गई है कि मैंने कितने ईवे बिल टोटल जनरेट किए, उसकी पूरी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। लास्ट 7 डेज में कितने ईवे बिल मैंने कैंसिल किए हैं, कितने ईवे बिल रिजेक्ट हुए हैं मुझसे, कितने किसी और ने ईवे बिल जनरेटेड बाय अदर पार्टी ऑन माय GSTN, मेरे GSTN पे किसी और ने कितने ईवे बिल बनाए ये मुझे पता चल जाता है। और मेरे ईवे बिल किसी और पार्टी ने किस किस पार्टी ने रिजेक्ट किया है, और ये पार्ट बी जो कि पार्ट बी भरना बाकी रहता है, ये सारी चीजें आ जाती है, ये सब कुछ रहता है। मैं एक ईवे बिल बता देता हूँ आपको, 1 सेकंड, मैं स्क्रीन शेयरिंग वापस से करता हूँ। सौरभ, वो ईवे, हाँ भैया। कैंसल और रिजेक्ट में क्या अंतर है? भैया कैंसिल में ऐसा रहेगा कि मेरा ईवे बिल जो है वो मैंने हटा ही दिया, मतलब मेरा ये ईवे बिल मैं चाहता ही नहीं कि ये बने। और रिजेक्ट में ऐसा है कि मैं इस पार्टी से माल ही नहीं खरीदना चाहता हूँ। हर केस इसका में ये बता, उसने बोला सही, बताता हूँ। कैंसल मैंने बनाया, मैंने ही मेरा कैंसिल कर दिया। रिजेक्ट मैंने तो बनाया, सामने वाले ने कैंसिल कर रिजेक्ट करा, ये फर्क है। अच्छा, कुछ गलती हो सकती है उसके कारण।
नहीं गलती नहीं हो सकती, गलती मेरी बात, मैंने बनाया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, काम हो गया खत्म, ये कैंसल्ड होता है। मैंने खुद ने बनाया और मेरा ही करा हुआ कैंसिल करूंगा, मैंने तो बना दिया, मैंने कोई गलती नहीं करी, सामने वाला रिसिपिएंट ने उसको रिजेक्ट करा। अच्छा ठीक है, ठीक है, उसका कहना है कि भाई मैंने तो माल ही नहीं मंगाया आपसे। ठीक है, ठीक है। सर सर रिसिपेंट को इसके लिए मेल जाता है क्या? मैसेज आता है, मैसेज जाता है, मैसेज आता है, मैसेज आता है, पर मैसेज नॉर्मली लेट आते हैं, पोर्टल पे देखेगा तो मिल जाएगा। ओके सर, मैसेज भी आते हैं। भैया जैसे अपन एक पार्टी से परचेस कर रहे हैं, अब उसमें 10-10 हजार के से 5 प्रोडक्ट है अलग अलग रेट के, तो एक बिल बनेगा ना उसका, ईवे बिल 50,000 का है तो बन जाएगा ना। नहीं, वो ऐसे पोर्टल पे आता है प्रॉब्लम जैसे कि अरे भेजने वाले तो 50 होंगे, आप ऐड करते चल जाओ ना नीचे। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ कंटिन्यू कर सौरभ। जैसे बिल बना वैसे ही एक ये होता है, एक ही ईवे बिल का मैंने एग्जांपल लिया है, एक ही ईवे बिल रखा हुआ था, ये ईवे बिल की डिटेल है, ईवे बिल नंबर ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ईवे बिल ये कब जनरेट हुआ है, किस टाइम पे, सब कुछ दिख जाएगा, किसने जनरेट किया है, ये उसका पैन नंबर है, ये कब तक वैलिड है, इसमें डेट भी आ जाएगी। उसके बाद ये आ जाएगा कि ये मोड क्या है, वहां पर मोड में आता है कि आप रोड से ले जा रहे हैं, आप किस चीज से ले जा रहे हैं, मतलब एयर ले जा रहे हैं, बाय वाटर ले जा रहे हैं। ये इसमें पेन टू पेन डिस्टेंस 200 किलोमीटर अप्रॉक्स आ रहा था, मतलब ये वैलिड एक दिन के लिए रहेगा। इसके बाद इसमें ये आउटवर्ड सप्लाई वहां पर था कि ये सप्लाई के लिए या किसके लिए है, तो ये सप्लाई के लिए है, इसका ये टैक्स इनवॉइस नंबर डाला हुआ है। उसके बाद ये जो वो पर्सन था वो रेगुलर टैक्स पेयर है, ये अपनी डिटेल्स आती है, जैसे ये किसी और का है, माँ गायत्री स्ट्रीट प्राइवेट लिमिटेड का है ईवे बिल, ये इस पार्टी ने बनाया है, ये इस पार्टी के लिए बनाया है, साई आयरन इंडस्ट्रीज के लिए। उनका जो प्रोडक्ट का HSN कोड ये रहा, उसका ये प्रोडक्ट नाम है, उसकी प्रोडक्ट का नेम है, उसकी पूरी क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, उसमें क्या रेट वगैरह, ये सारी चीजें। उसके बाद व्हीकल की डिटेल सारी ये ऐसे आता है, ईवे बिल का ये रहता है। उसके बाद जो शशांक भाई आप बोल रहे थे ना कि मतलब 5 अलग अलग बिल है, नहीं मतलब पांचों के लिए अलग अलग एक ही बिल जाएगा ना, मतलब भले प्रोडक्ट का रेट अलग हो तो। देखो मैं रुको, मैं दिखाता हूँ आपको कि ना अपन बिल वाइज बनेगा, गाड़ी नंबर अलग अलग डालेंगे, कंसोलिडेशन हो जाएगा, उसको फिर कंसोलिडेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिल एक होना चाहिए। हाँ, फिर उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, पहले 5 बनाओ फिर इसको एक करो। एक बिल में 5 तरह के आइटम है तो एक ही बनेगा, यूं रेट अलग अलग हो तो भी। हाँ, रेट अलग अलग हो, अरे रेट अलग अलग हो आपके तो एक काम। क्या हुआ ये? अरे भाई शशांक आप बोल रहे हो ना म्यूट हो गए रेट वाला। हाँ, शशांक आप रेट का बोल रहे हो ना, जैसे ये प्रोडक्ट का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया, उसका HSN वगैरह ये लिख दिया, यहाँ पर रेट सिलेक्ट कर ली, एक मैंने मान लो इसका ये 7.5% से है, ओके, ये इसमें HSN वगैरह वो बोल रहा है। उसके बाद ये मैं वापस प्लस पे जाऊंगा, ये दूसरा प्रोडक्ट लिख दूंगा, ये मतलब मल्टी रेट पे भी बन सकता है ना। हाँ, ईवे बिल मल्टी रेट पे भी जैसा आपका बिल बन जाएगा। अब नहीं, अब ये इनवॉइस स्पेसिफिक है क्या, मतलब हर एक इनवॉइस के लिए ईवे बिल बनाना पड़ेगा, या जैसे 10 इनवॉइस एक साथ गए तो एक ईवे बिल में काम हो जाएगा? नहीं भैया, कंसोलिडेटेड, हर अलग इनवॉइस अलग का बनेगा, बनेगा, फिर उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये यहाँ से कंसोलिडेट हो जाएगा।